नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसमें जो है हम भाई आज कितने का पढ़ेंगे, कौन सी डेट है आज। आज जो है 25 जून का करंट अफेयर हम सब साथ में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ईस्ट तिमोर, फिर है स्लोवाकिया, फिर है भाई स्वीडन, फिर है ईरान। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए ये कौन सा अंतरिक्ष समझौता हुआ है ये दो देशों के साथ, बताइए। चलिए, पेरू और स्लोकामिया कामिया जो है वो इन दोनों के बीच में एक अंतरिक्ष जो से संबंधित जो है एक समझौता संपन्न हुआ है। हम आगे पढ़ते हैं। पेरू और स्लोवाकिया में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता, कौन सा आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। पेरू और स्लोवाकिया ने नासा मुख्यालय में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हस्ताक्षरकर्ता देशों की कुल संख्या 42 हो गई है। कितनी हो गई है? 42 हो गई है। नासा आप सभी जानते हैं कौन से मुख्यालय में ये आर्टेमिस जो समझौता हुआ वहां पर हस्ताक्षर हुए हैं। नासा, नासा कहाँ है भाई? नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके मुख्यालय में जो है ये आर्टेमिस समझौता हुआ है। किस किस के बीच? पेरू और जो है स्लोवाकिया के बीच जो है ये समझौता संपन्न हुआ है। ये जो आर्टेमिस जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा समझौता? आर्टेमिस। इसकी जो स्थापना हुई थी भाई 2020 में हुई थी, और जब ये स्थापित हुआ था तब इसमें 8 देश शामिल थे। कौन से देश शामिल थे? सिर्फ 8 देश शामिल थे। और अब जो है इसकी संख्या कितने देशों की हो गई है? 42 देशों की ये संख्या हो गई है। इसमें हमारा भारत भी शामिल है, ये आपको याद रखना है। नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में आर्टेमिस समझौता की घोषणा की थी, जो मैंने अभी बता दिया है आपको। किसने? नासा और नासा के विदेशी विभाग ने, है ना। नासा अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। आर्टेमिस समझौते अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुब्ध ग्रहों के उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। ये आपको समझ में आ रहा हो कि अंतरिक्ष से संबंधित एक समझौता है। अंतरिक्ष में मंगल ग्रह से लेकर इसका आर्टेमिस जो समझौता है, इसका एक मेन उद्देश्य ये है कि चंद्रमा की हर एक सतह का पता लगाना, उस पर जानकारी लेना, क्या क्या उसमें सबूत मिल सकते हैं, उसके ऊपर अन्वेषण करना, और चंद्रमा से ही मंगल ग्रह की तरफ मानव अभियान की शुरुआत करना। पृथ्वी से नहीं, चंद्रमा से। चंद्रमा से जो है मंगल ग्रह की तरफ मानव जो मिशन है, मानव को पहुंचने का जो मिशन है, मानव के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने के लिए मंगल ग्रह की जानकारी जुटाना। कहां से? चंद्रमा से। ऐसा आर्टेमिस समझौते का ये एक मेन उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूएन ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम व प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। 2015, 2028, 2030, 2040। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसी को पता है तो? चलिए, इसका जो आंसर है भाई 2025। क्वांटम एवं प्रौद्योगिकी वर्ष जो घोषित किया गया है, क्वांटम और प्रौद्योगिकी, वो वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। क्वांटम जो से भाई वो है, वो बहुत क्रांति लाने वाला, आप सभी को पता है क्वांटम। चलिए, तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र, क्या है यूएन यानी? यूनाइटेड नेशन। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। किसको किया है? 2025 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऐसी घोषणा हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान के प्रति जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए 2025 को जो है अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित कर दिया है, ठीक है। तो 2025 को ये घोषित कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसमें जो है इस क्षेत्र में जो है जागरूकता पैदा हो, ठीक है, इस विज्ञान के प्रति सबकी उमंग पैदा हो, क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए ये जो है इस वर्ष को घोषित किया गया है। घाना और प्रस्तुत यह प्रस्ताव अक्षय ऊर्जा, चिकित्सा, वित्तीय समावेश और सुरक्षित संचार में सतत विकास के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर जोर देता है। हर विषय में, सूचना से लेकर, चिकित्सा से लेकर, वित्तीय संबंधी समस्याओं से लेकर, हर क्षेत्र में ये क्वांटम सिद्धांत जो है वो काम करेगा। चलिए,
ब्रिस्बेन में एक क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा। ब्रिस्बेन जो है भाई एक क्षेत्र है, वो जो है क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा। भविष्य में जो है एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने की योजना है ब्रिस्बेन की। चलिए, संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने पढ़ लिया है कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और जो है गुटेरेस जो है इसके अध्यक्ष है। एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके अध्यक्ष है। 1945 में इसकी स्थापना हो चुकी है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाए जाने की घोषणा हुई है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है 7 करोड़, दूसरा है 5 करोड़, फिर है 3 करोड़, फिर है 2 करोड़। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? अभी नई सरकार गठित हुई है और उन्होंने अभी घोषणा कर दी है कि कितने पीएम आवास योजना जो है उसके तहत कितने आवास बनने वाले हैं, और इसका जो आंसर है वो है 3 करोड़। 3 करोड़ जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार 3 करोड़ नए घर बनाएगी। चलिए, नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में, कौन कौन से इलाकों में भाई? ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो है वो 3 करोड़ घरों की मंजूरी दे दी है। पीएम आवास योजना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं। इतना आंकड़ा इन्होंने जो है 10 साल में कंप्लीट कर लिया है। वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, आप सभी को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है इसको अच्छे से याद कर लें। 2015 में जो है ये योजना शुरू की थी। ठीक है, कौन सी योजना? पीएम आवास योजना जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है उसको लॉन्च किया था। इसके तहत जो है शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में जो है आवास योजना मतलब आवास बनाने की इसमें योजना थी। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री राजीव तारानाथ का निधन हो गया है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। संतूर, दूसरा तबला, बांसुरी, सरोद। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसी को पता है तो? तारानाथ जी जो है, राजीव तारानाथ, इनका निधन हो गया है। ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताइए अगर आप इनको जानते हैं या फिर आपने कभी वाद्य यंत्र और उनके जो प्रवर्तक सुने होंगे, अगर उनसे संबंधित आपको पता है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है सरोद। क्या आंसर है इसका? सरोद जो वाद्य यंत्र है उसको, उसका जो गायन करते थे या उसको प्रैक्टिस करते थे, उसका नाम क्या है? राजीव तारानाथ। उनका निधन हो चुका है। प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कौन सी वर्ष में? 92 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया है। उस्ताद अली अकबर खां के शिष्य, ये किसके शिष्य थे? उस्ताद अली अकबर खां जो है उनके शिष्य थे। तारानाथ ने पंडित रविशंकर और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से भी शिक्षा ली है। किस किस से शिक्षा ली है? अन्नपूर्णा जी से भी शिक्षा ली है और पंडित रविशंकर जी से भी इन्होंने शिक्षा ली है। पर ये शिष्य किसके हैं भाई? अकबर खान के। किसके? उस्ताद अली अकबर खान के ये मूलतः शिष्य है। चलिए, उन्होंने 2019 में पद्मश्री, किसने भाई? ये जो तारानाथ जी हैं इन्होंने 2019 में पद्मश्री प्राप्त किया। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। कब? 2000 में प्राप्त किया। इन्होंने 14 मेमोरियल अवार्ड जो है वो 1998 में प्राप्त हुआ। भाई संगीत विधान विधान अवार्ड 2018 में जो है वो प्राप्त किया। ठीक है, 2018 में प्राप्त किया। संगीत विद्वान जो है वो अवार्ड 2018 में प्राप्त किया और नादोजा अवार्ड वो प्राप्त किया 2019 में। अब हमें ये याद करने वाली बात है कि ये जो अवार्ड लिख रहे हैं वो संगीत से संबंधित है, ठीक है, वाद्य यंत्र से संबंधित है, उसके प्रवर्तकों से संबंधित है। ये हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ये जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, जैसे पद्मश्री, ये तो किसी क्षेत्र में काम करने से मिलता है तो पद्मश्री आपको मिल गया 2019 में। बाकी जो काम ये मिल रहे हैं ये संगीत के क्षेत्र में मिलते हैं या वाद्य यंत्रों के प्रवर्तकों के क्षेत्र में मिलते हैं, और इनको कम से कम 3-4 जो है अवार्ड प्राप्त है तारानाथ को, और इनका निधन हो गया है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ये जो जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो है लिंग अनुपात को बताता है। ये इंडेक्स जो है लिंग अनुपात को बताता है, तो उसमें हमारी रैंकिंग क्या रही है ये आपसे पूछी गई है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 129वें, 126वें, 159वें और जो है 193। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? और इसका जो आंसर है वो है 129।
चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत खिसक कर 129वें स्थान पर आ गया है। पहले जो है, पहले उसकी रैंकिंग जो है 2027 थी, सॉरी 127 थी, अब जो है खिसक कर 129 पर आ गई है। मतलब वो इसका जो लिंग अनुपात है भारत का, वो नीचे गिर गया है 2 अंक। तो पहले जो आई थी 127, ठीक है, अब जो है वो नीचे गिर गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के अनुसार भारत 2 स्थान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर आ गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कौन के द्वारा भाई? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक के अनुसार। जो हमारी ये जो इंडेक्स है, हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। इसके द्वारा जो है हमारी भारत की रैंकिंग दी गई है। आइसलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आइसलैंड जो है पहले भी इस इंडेक्स में फर्स्ट पर था और अभी भी फर्स्ट पर आया है। कौन? ये अच्छा क्वेश्चन है, आइसलैंड। हमारे भारत का स्थान याद रखना है, और फर्स्ट पर कौन है? आइसलैंड। चलिए, दक्षिण एशिया में, अब किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं। किस किस ने कैसी रैंकिंग हासिल की दक्षिण एशिया में? तो भारत जो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो भारत जो है 5वें स्थान पर है। पहले कौन सा स्थान है? बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर भूटान, फिर हमारा भारत आ जाता है 5वें स्थान। जबकि पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में जो है वो सबसे निचले स्थान पर है। पहले में बांग्लादेश, फिर है भाई नेपाल, श्रीलंका, भूटान, फिर भारत, फिर सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तान आता है दक्षिण एशिया में। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, जून 2024 में फिक्की का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है रेखा शर्मा, ज्योति विज, ज्योति रात्रे, फिर है जया वर्मा। बताइए इसका आंसर क्या है? अगर आप इनको पहचानते हैं तो इसका आंसर बताएं। कौन भाई? फिक्की। फिक्की के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फिक्की के बारे में आप सभी जानते हैं, और आप सभी जो है कमेंट में इसके बारे में आप सभी कमेंट करेंगे कि आपको फिक्की के बारे में क्या पता है, क्योंकि हमने क्वेश्चनों में बहुत बार फिक्की के संबंध में बात कर ली है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो आप सभी बताइए। इसका आंसर है भाई ज्योति रात्रे। क्या है? ज्योति रात्रे जो है वो इसकी उप महानिर्देशक नियुक्त की है। ये अतिरिक्त में निर्देशक नियुक्त की गई हैं। निर्देशक जो है वो अतिरिक्त में, क्योंकि शैलेंद्र ए जो पहले थे वो किसी कारणवश एकदम से उनका जो है इस पद को छोड़ना पड़ा, तो उनको उप निर्देशक के रूप में इनको ज्योति रात्रे को जो है नियुक्त किया गया है। फिक्की ने ज्योति विज को अपना नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। इनको याद करें, जब भी फिक्की का नाम आए तो आप ज्योति को जरूर याद करें, ठीक है। चलिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म है। चलिए, ज्योति विज वर्तमान में फिक्की में अतिरिक्त महानिर्देशक है। कौन है भाई? अतिरिक्त में ये महानिर्देशक के रूप में नियुक्त हो गई है। चलिए, ये शैलेंद्र पाठक, क्या नाम है? शैलेंद्र पाठक के स्थान लेंगी। पहले इनके स्थान पर कौन थे? शैलेंद्र पाठक जी थे। अब जो है ज्योति विज आने वाली हैं। जिन्होंने हाल ही में निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। कोई निजी कारण होंगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और शैलेंद्र पाठक जी थे, ये पहले थे, और अब जो है ज्योति विज जो है इनके स्थान पर आने वाली है। इसकी स्थापना जो हुई है फिक्की की 1927 में स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष जो है अनीश शाह। अध्यक्ष की बात चल रही है वो है अनीश शाह, और जो भाई महासचिव है वो कौन है? ज्योति विज। चलिए, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने है। 12 जून, 7 जून, 5 जून और 3 जून। बताइए, आपको दिख रहा होगा पोस्टर और आपको इसका आंसर भी पता होगा। 12 जून को है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो वर्ष ये मनाया जाता है, और इस वर्ष हमने 12 जून को ये संपन्न किया है। इसका लक्ष्य बाल श्रम के विरुद्ध बढ़ते वैश्विक आंदोलन की गति प्रदान करना है। बाल श्रम जो है वो छोटे छोटे बच्चों से काम कराना, इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया जाता है। उसके विरुद्ध ये हम दिवस मनाते हैं 12 जून को। छोटे बच्चों से किसी भी कारखाने में या किसी भी उद्योग से संबंधित उसमें काम नहीं करवा सकते। अगर काम करवाएंगे तो आपको सजा हो सकती है। तो क्या है इसकी थीम? क्या है? लेट्स एक्ट ऑन
कमिटेड एंड चाइल्ड लेबर, ये जो है कमिटमेंट, ठीक है, लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, ये इसकी इस बार की थीम है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ क्या है भाई, ये किसको, ये जो बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो किसकी अनुशंसा पर मनाया जाता है, अंतरिक्ष श्रम संघ जो है इसके अनुशंसा पर ये मनाया जाता है। और पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, किसने उठाया था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने जो है इसको रोकने का पहली बार मुद्दा उठाया था। जिसके बाद जो है साल 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना अपराध माना गया। ये 2002 में एक ऐसा पत्र आया, एक ऐसी घोषणा हुई जिसने जो इसके अनुसार क्या हुआ भाई, 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 14 वर्ष जिसकी आयु कम है भाई, 14 वर्ष से कम है जिसकी आयु, उसको आप किसी कारखाने में या उद्योग से संबंधित आप काम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। तो वो ये कानून आया और इसके विरोध में कोई जाता है तो इसकी अच्छी खासी सजा है। चलिए अब क्या है, 8वां क्वेश्चन, ये सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, प्रेमा खाटू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर है उड़ीसा, फिर है सिक्किम, फिर है आंध्र प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है। हमने सबके बारे में पढ़ लिए, जिसके बारे में जिसके नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है सभी को हमने इसमें पढ़ लिया है। और इसका जो आंसर है भाई प्रेमा खाटू, अरुणाचल प्रदेश। किसका है भाई, किसके मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। प्रेमा खाटू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तीसरी बार ये जो है प्रेमा खाटू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बनने जा रहे हैं। इन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल से नेता चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक है उसी दल से ये चुने गए हैं। एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक जो है उन्होंने शपथ दिलाई। ये जो उसके राज्यपाल हैं केटी पटनायक जो है उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई, प्रेमा खाटू को, जो अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार होने वाले मुख्यमंत्री हैं। चलिए हम जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी जो राजधानी वो है ईटानगर और इसके मुख्यमंत्री प्रेमा खाटू। और जो केटी जो पाई नायक हैं उनका फुल फॉर्म क्या है, उनके नाम का कैवल्य त्रिविक्रम, क्या है, केवल त्रिविक्रम जो है उसका फुल फॉर्म है, ये उसके राज्यपाल हैं। और लोकसभा कितनी सीटें हैं, 2, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं अरुणाचल प्रदेश में, 1। नेशनल पार्क नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ये हम सभी को पता है, हमने कल परसों ही रटा था। अब कुछ अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर से बातें चल रही हैं वो देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेचुफ सुरंग, कौन सा नाम है भाई सुरंग का, नेचुफ, इसको अच्छे से याद रखें। नेचुफू सुरंग जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की है, ये अभी चर्चाओं में है। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है, क्या नाम है, ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है, इसकी ये भी अभी चर्चाओं में बना है। नवा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, पाका हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, नवा संस्करण इसका मनाया गया, वो कहाँ मनाया गया, वो मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, पागा हॉर्नबिल महोत्सव। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। नल जल कलेक्शन जो है कनेक्शन पूर्णतः संपूर्ण कर दिया है, पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है, ऐसा करने वाला कौन बन गया है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए केई पाइनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है, 26वां जिला जो अरुणाचल प्रदेश का बना है केई पनियोर, क्या नाम है, केई पनियोर। और सेला सुरंग, सेला सुरंग भी जो है वो अभी चर्चाओं में बनी हुई है, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है, ये अभी चर्चाओं में बनी हुई है। गौरसम कोरा उत्सव, क्या क्या नाम है, गौरसम कोरा उत्सव जो है 7 से 10 मार्च तक तवांग जिले में मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मनाया गया। कौन सा उत्सव, गोरसम कोरा उत्सव जो है 7 से 10 मार्च तक तवांग जिले में मनाया गया। चलिए अब नवा क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। इसके ऑप्शन आपके सामने है, फ्रांस, रूस, ब्राजील, इटली। बताइए इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए,
सभी को, क्योंकि हमने इसके बारे में 2023 का कहाँ पे हुआ था ये भी हमने पढ़ चुके हैं, और 2024 में कहाँ होने वाला ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसका आंसर सभी को आना चाहिए। इसका आंसर जो है वो इटली, हमने 2023 का भी पढ़ लिया था, 2024 का जो है आपके सामने है, इटली में संपन्न होने वाला है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है भाई? इटली में किया जा रहा है। G7 एक अंतर सरकारी राजकीय एवं आर्थिक मंच है। ये अंतर सरकारी राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है G7। इसमें जो है 7 देश शामिल है। चलिए, इसमें बीच में जो है रूस को भी शामिल कर लिया था, पर उसको कई कारणों से हटा दिया गया। वैसे बीच में हो गया था G8, पर दोबारा उसको रूस को हटा दिया गया, तो G7 दोबारा हो गया, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल है। इनको याद कर लीजिए। जिसको G7 में जो देश सम्मिलित हैं उनको नहीं पता है वो याद करें। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और अमेरिका, ये जो 7 जो देश हैं वो G7 में सम्मिलित है। G7 की स्थापना जो है 1975 में हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1975 में G7 जो देश है उसकी स्थापना हुई, और 1990 के दशक में अंत में G8 बनाकर रूस को इसमें शामिल कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि बीच में इसमें रूस भी शामिल कर दिया था। कब किया था? 1990 में रूस शामिल कर दिया था जो है। अब लेकिन कीमिया के कब्जे के बाद 2014 में इसे निलंबित कर दिया गया। G7 की स्थापना 1945 में हो गई, 75 में इसकी स्थापना हो गई थी G7 की, और 1990 में जो है रूस को इसमें शामिल कर लिया था, जिससे G8 इसका नाम पड़ गया था। पर किसी कारणों से, कीमिया के कब्जे के कारण या हमले के कारण जो है इसको निलंबित कर दिया गया, और 2014 में G8 को हटाकर G7 कर दिया, जिससे रूस को इस देश से, इस ग्रुप से हटा दिया गया। चलिए, इसकी राजधानी क्या है? रोम, इटली की राजधानी है रोम। यूरो इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री का नाम जॉर्जियो मेलोनी। इनके बारे में तो बहुत चर्चाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मेलोनी के बारे में बहुत जोक बनते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री वो इटली की है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? सर्जियो मैट्रेला जो है इसके राष्ट्रपति हैं इटली के। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है प्रोफेसर देवेंद्र लाल, फिर है अटल बिहारी वाजपेयी, फिर है जयंत मूर्ति, चौथा ऑप्शन है विक्रम साराभाई। बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें कि खगोलीय संघ ने जो है अंतरराष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है उसने मंगल ग्रह पर स्थित क्रेटर के नाम किसके नाम पर रखे हैं? हम ये मंगल ग्रह पर तीन क्रेटर हैं। मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर हैं, उसके नाम जो है हमारे भारतीय नामों के ऊपर ही रखे गए हैं। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। मंगल ग्रह के ऊपर क्रेटर है, वो भारतीय नाम के ऊपर 3 क्रेटर रखे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो हम क्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी, कौन सा? थारिस ज्वालामुखी, मंगल ग्रह पर जो है थारिस ज्वालामुखी के क्षेत्र में स्थित 3 क्रेटर, मैंने आपको बताए थे कि 3 क्रेटर हैं, वो तीनों क्रेटरों के जो नाम रखे गए हैं वो भारतीय नामों के ऊपर रखे गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। 3 नए क्रेटरों में भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। चलिए, सबसे बड़े क्रेटर का नाम जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि सबसे बड़ा जो क्रेटर है उसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में, कौन का भाई? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में क्या नाम रखा गया? लाल क्रेटर। कौन सा भाई? देवेंद्र लाल के सम्मान में जो रखा गया उसका नाम रखा गया लाल क्रेटर। वहीं मुरसान क्रेटर क्या है? दूसरा क्रेटर का नाम क्या है? मुरसान क्रेटर का नाम जो है भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से रखा गया। अब जो है दूसरे क्रेटर का नाम क्या है? मुरसान, और मुरसान जो है भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम है मुरसान, उसके नाम पर रखा गया है। ये भी हमारे भारत का ही है। चलिए तीसरे क्रेटर के बारे में देखते हैं, जबकि हिल्सा क्रेटर, इसके बारे में आप सभी सुना होगा, सभी ने बहुत अच्छे सुना होगा। हिल्सा क्रेटर जो है वो भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम से रखा गया
है। देखिए ये जो तीनों क्रेटर हैं वो भारत के नाम पर रखे गए हैं। एक देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है जिसको लाल ग्रह बोल दिया गया है। दूसरा मुर्सान रखा गया है, वो उत्तर प्रदेश के मुर्सान शहर से लिया गया है। और हिल्सा क्रेटर जो रखा गया है वो बिहार के हिल्सा शहर से लिया गया है। ये भारत के तीनों क्रेटरों के नाम से भारत के नाम पर रखे गए हैं। मंगल ग्रह में थोरिस ज्वालामुखी के अंदर ये क्रेटर स्थापित है। चलिए ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट हो चुके हैं, ये 10वां क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।